नमस्कार साथियों। स्वागत बंदन अभिनंदन है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल वंदे भारत में। आपने मध्य प्रदेश राज्य का प्राचीन इतिहास कई भागों में मध्य प्रदेश राज्य का प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आपने मध्य प्रदेश राज्य के प्रागैतिहासिक काल की बात करी। मध्य प्रदेश राज्य के प्रागैतिहासिक काल के बाद आपने देखा मध्य प्रदेश राज्य में वैदिक काल, मध्य प्रदेश में महाजनपद काल। इसके साथ साथ आपने बात करी मध्य प्रदेश राज्य के जो प्रमुख राजवंश थे उनके बारे में, और इसके बाद हमने मध्य प्रदेश में विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमण के दौरान मध्य प्रदेश राज्य की क्या स्थिति रही इत्यादि कई भागों में हमने मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास देखा। फिर जैसा कि मैंने आपको मध्य प्रदेश राज्य के प्राचीन इतिहास की जो अंतिम वीडियो थी उसमें बताया था कि इसके बाद मैं आपके सामने मध्य प्रदेश राज्य के प्राचीन इतिहास से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आऊँगा, जिसके माध्यम से हमको इस बात का पता चलेगा कि कितना आप लोगों ने मध्य प्रदेश राज्य के प्राचीन इतिहास को सही ढंग से पढ़ा है और जाना है। तो उस वीडियो में और इस वीडियो के लेकर जो गैप है उस वीडियो और इस वीडियो में, उस गैप के अकॉर्डिंग मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने मध्य प्रदेश राज्य के प्राचीन इतिहास के अंतर्गत जो मैंने आपके सामने कंटेंट पेश किया था उस कंटेंट को आपने बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज कर लिया होगा। तो चलिए कितना रिवाइज किया है जानते हैं हम। और अगर आप में से इस वीडियो के अंतर्गत किसी भी क्वेश्चन का आपको आंसर आता है तो आप कमेंट कर कर बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जबलपुर के रूपनाथ व दतिया के गुर्जरी नामक स्थान के लघु शिलालेख किससे संबंधित हैं? ठीक है, जबलपुर के रूपनाथ व दतिया के गुर्जरी नामक स्थान पर लघु शिलालेख किससे संबंधित हैं? कनिष्क से संबंधित हैं, अशोक से संबंधित हैं, पुष्यमित्र शुंग से संबंधित हैं या बिंदुसार से संबंधित हैं? तो किससे संबंधित हैं? देखिए आपको पता होगा कनिष्क जो था, कनिष्क ने तो मध्य प्रदेश में ज़्यादा लंबे समय तक शासन किया ही नहीं था। ठीक है, कनिष्क ने मध्य प्रदेश राज्य में ज़्यादा लंबे समय तक शासन नहीं किया। पुष्यमित्र शुंग उज्जैन का था। बिंदुसार भी मध्य प्रदेश से नहीं था, लेकिन जो अशोक था, अशोक ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनेक अभिलेखों शिलालेखों का निर्माण कराया था। इनमें से कुछ शिलालेख जो हैं ये मध्य प्रदेश में कराए गए थे, अशोक के द्वारा निर्माण इनका कराया गया था। तो ठीक है, तो उनमें से एक था आपका रूपनाथ जो कि जबलपुर में स्थित है, और दूसरा था आपका गुर्जरा या गुर्जरी जो कि दतिया में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका क्या? अशोक। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर जो है वो है अशोक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। लोह युग के दूसर निर्मित मृदबांड प्रदेश में कहाँ से मिले हैं? लोह युग के दूसर निर्मित मृदबांड प्रदेश में कहाँ से मिले? तो देखिए पहला ऑप्शन है मुरैना भिंड, फिर सतना रीवा। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये एक ही है सतना और रीवा, गुना देवास या जबलपुर रीवा। तो क्या है इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मुरैना भिंड। ठीक है, तो लोह युग के दूसर निर्मित मृदभांड प्रदेश में कहाँ से मिले हैं? मुरैना भिंड से मिले हैं। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। गुगेरिया जहाँ से ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के 424 उपकरण प्राप्त हुए हैं, ये मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में है? तो गुगेरिया जहाँ से ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के 424 उपकरण प्राप्त हुए हैं, ये मध्य प्रदेश राज्य के बालाघाट जिले में स्थित है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न आपका। आगे बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेख मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले से मिले हैं? तो देखिए अशोक के शिलालेख कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के 4 जिलों में मिले हैं। आपको पता ही होगा कौन कौन से 4 जिले हैं, आप कमेंट कर कर बताइएगा। तो देखिए मैं ही ले लेता हूँ नाम। पहला जो है वो है आपका शहडोल, फिर रायसेन, फिर है आपका दतिया, और एक और जो है आपका वो है आपका जबलपुर। तो इन चारों में से यहाँ पर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है दतिया। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो है दतिया। प्रागैतिहासिक शैलचित्र मध्य प्रदेश में कहाँ पाए गए हैं? सोनागिरी में पाए गए हैं, बाघ गुफाओं में पाए गए हैं, भीमबेटका में पाए गए हैं या उदयगिरी में पाए गए हैं? तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर जो है वो है आपका भीमबेटका। ठीक है, प्रागैतिहासिक शैलचित्र मध्य प्रदेश में कहाँ पाए गए हैं? प्रागैतिहासिक शैलचित्र मध्य प्रदेश में भीमबेटका में पाए गए हैं। आगे हम बात करते हैं। पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार किस सदी से नागवंशीय राजाओं के अधिकार में विदिशा से लेकर मथुरा तक का समूचा क्षेत्र था? देखिए मैंने आपसे कहा था ना
कि क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है, मतलब आप जो पढ़ते हो क्वेश्चन काफ़ी डीपली में भी पूछा जा सकता है। तो यही वो क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ज़्यादा डीपली में पूछा जा चुका है। तो देखिए, अगर हम बात करें इस प्रश्न के बारे में, पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार किस सदी में नागवंशीय राजाओं के अधिकार में विदिशा से लेकर मथुरा तक का समूचा क्षेत्र था? किसमें था? तो पहली दूसरी शताब्दी में था, या पाँचवीं छठी शताब्दी में था, या तीसरी चौथी शताब्दी में था? तो इसका राइट आंसर जो है वो है तीसरी शताब्दी से लेकर चौथी शताब्दी तक मध्य प्रदेश राज्य में नागवंशीय राजाओं का शासनकाल रहा है। फिर देखिए, नागवंश के शासकों के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए, नागवंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? नागवंश के शासकों की राजधानी थी विदिशा में, ठीक है। और विदिशा एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में ही इन्होंने शासन किया है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है विदिशा। आगे बात करते हैं, किस दुर्ग को किलों का किला या किलों का रत्न कहा जाता है? देखिए, किलों का किला, किलों का रत्न, भारत का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? अभी अभी आपने पढ़ा था। तो किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है ग्वालियर के दुर्ग को। आगे बढ़ते हैं, बाकाटक वंश से संबंधित साक्ष्य मध्य प्रदेश के निम्न स्थानों में से कहाँ प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो देखिए, बकाटक वंश से संबंधित साक्ष्य मध्य प्रदेश के निम्न स्थानों में से कहाँ प्राप्त हुए हैं? प्रयागराज के नचना कुटार में प्राप्त हुए हैं, गज अभिलेख में प्राप्त हुए हैं जो कि पन्ना में स्थित है, ठीक है, या इन दोनों में प्राप्त हुए हैं, या इन दोनों में से किसी भी जगह पर प्राप्त नहीं हुए हैं? तो क्या है इसके बारे में मैंने आपको बताया है, बकाटक वंश जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ये है कि प्रयागराज के नचना कुटार में ही मिले हैं और गज अभिलेख पन्ना में ही मिले हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर शाह, आ और बा दोनों। आगे बढ़ते हैं हम, त्रिपुरी में निम्नलिखित में से किसके सिक्के मिले हैं? सातवाहनों एवं गुप्तों के मिले हैं, मौर्य एवं कुषाणों के मिले हैं, गुप्त एवं क्षत्रियों के मिले हैं, या मौर्य एवं गुप्त शासकों के मिले हैं? तो इसका राइट आंसर जो है वो है सातवाहनों, ठीक है। क्या है इसका राइट आंसर? सातवाहनों एवं गुप्तों के मिले हैं। आगे बात करते हैं हम, महाजनपदों में से कितने महाजनपदों का संबंध मध्य प्रदेश राज्य से था? तो महाजनपदों में से कितने महाजनपद थे जिनका संबंध मध्य प्रदेश राज्य से था? दो ही महाजनपद थे। एक था आपका चेदी महाजनपद, ठीक है, एक जो था आपका ये था चेदी महाजनपद, और दूसरा जो था वो था आपका अवंती महाजनपद, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारत का वो कौन सा क्षेत्र है जो कि प्राचीन समय में अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो देखिए, कौन सा क्षेत्र है जो कि पहले प्राचीन समय में अवंतिका के नाम से जाना जाता था? निवाड़ है, मालवा है, दंडकारक है, या बुंदेलखंड है? तो देखिए, कौन सा क्षेत्र है वो है आपका उज्जैन, ठीक है। कौन सा क्षेत्र है आपका? उज्जैन। तो उज्जैन आपका है कहाँ पर? मालवा में। इस हिसाब से आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा मालवा, याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं, नबदा टोली पुरातात्विक स्थान निम्न में से किससे संबंधित है? तो नबदा टोली पुरातात्विक स्थान निम्न में से किससे संबंधित है? लोहयुगीन संस्कृति से संबंधित है, पाषाणी संस्कृति से संबंधित है, या वैदिक संस्कृति से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? देखिए, पाषाणी संस्कृति में तो आपके केवल दो ही स्थल हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है आपका भीमबेटका, दूसरा है आपका भीमबेटका के अलावा आदमगढ़। फिर वैदिक संस्कृति में इसकी कोई बात नहीं की गई है। लोहयुगीन संस्कृति को तो अपन मध्य प्रदेश के अंतर्गत पढ़ते ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति, ठीक है। नबदा टोली पुरातात्विक स्थान किससे संबंधित है? ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, पनगुड़िया में निम्न में से क्या प्राप्त हुआ है? गुफाएं प्राप्त हुई हैं, पाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, या शिलालेख प्राप्त हुए हैं, या भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? शिलालेख। पनगुड़िया में निम्न में से क्या प्राप्त हुआ है? शिलालेख। आगे हम बात करते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? सांची, उज्जैनी, महेश्वर, या ओमकारेश्वर? तो गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत आपने पढ़ ही रखा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ पर थी? उज्जैनी में थी। ओके, चलिए
आगे हम बात करते हैं खजुराहो में निम्न में से किसकी राजधानी रही है। जैजाग भुक्ती के चंदेलों की रही है, मालवा के परमाणु की रही है, कलचुरियों की रही है या बुंदेलों की धार्मिक राजधानी रही है। तो देखिए, बुंदेलों की रही है ओरछा, कलचुरियों की रही है जबलपुर, मालवा के परवारों की रही है धार, और अगर हम बात करें चंदेलों की तो वो रही है खजुराहो। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आ। 17वां प्रश्न, बाबर ने मध्य प्रदेश के किन किन क्षेत्रों को अपने अधिकार में लिया था। ठीक है, किन किन को लिया था। मालवा को लिया था, विंध्य को लिया था, महाकौशल को लिया था या इनमें से किसी भी नहीं को लिया था। आम तौर पर अगर हम बात करें तो ये प्रश्न तो मध्यकालीन इतिहास का है। ठीक है, मध्य प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास का है, लेकिन ये प्राचीन इतिहास में आ गया है। तो कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। तो अगर हम बात करें इस प्रश्न के बारे में तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बाबर ने मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र को लिया था, इनमें से किसी भी नहीं को। ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं। पेशवा बाजीराव ने सरदार सिंधिया को कौन सा क्षेत्र प्रदान किया था। झांसी से ग्वालियर का किया था, बुरहानपुर से ग्वालियर का किया था, इंदौर से नागपुर का किया था या इनमें से कोई नहीं किया था। देखिए, ये सारे जो प्रश्न हैं ये हैं मध्य प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास से रिलेटेड। बट अगर आप चाहो तो अगर आप मान लीजिए अगर आप यहाँ पर एक तुक्का भी लगाते हो तो कैसे लगाओगे। देखिए, झांसी यूपी में है और ग्वालियर जो है वो एमपी में है। बुरहानपुर और ग्वालियर दोनों एमपी में है और इंदौर जो है ये एमपी में है, जबकि नागपुर जो है वो है महाराष्ट्र में। और यहाँ पर लिखा हुआ है पेशवा बाजीराव। तो ये जो है एक प्रकार से एक मराठा साम्राज्य की एक प्रजाति रही होगी। तो यहाँ पर हम अगर बात करें कि कौन सा सही हो सकता है तो हम कह सकते हैं कि इंदौर से लेकर नागपुर तक का क्षेत्र जो है यही प्रदान किया होगा और इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सा ही है। चलिए आगे हम बात करते हैं किसको हराकर मध्य प्रदेश मुगल साम्राज्य का अंग बना था। तो किसको हराकर मध्य प्रदेश मुगल साम्राज्य का अंग बना था। रानी दुर्गावती को हराकर मध्य प्रदेश मुगल साम्राज्य का अंग बना। गढ़मंडल का शासक कौन था। गढ़मंडल का शासक था नरहरि शाह। ठीक है, गढ़मंडल का शासक कौन था, नरहरि शाह। फिर देखिए, खजुराहो निम्न में से किस वंश की राजधानी थी। चंदेलों की थी, परमारों की थी, कलचुरी की थी या बुंदेलों की थी। तो आपने पहले ही देख लिया किसकी थी, ये चंदेल वंश की राजधानी थी। फिर देखिए, कौन सा राजवंश का संबंध मध्य प्रदेश से संबंध है। क्वेश्चन ये है कि निम्न में से वो कौन सा राजवंश है जिसका संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है, जबकि यहाँ पर है छपा हुआ है। तो ये एक प्रकार की मिसप्रिंट है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, कलचुरियों का संबंध तो मध्य प्रदेश से ही है। ठीक है, कलचुरियों का संबंध किससे है, मध्य प्रदेश राज्य से ही है। फिर हम बात करें प्रतिहारों का संबंध भी मध्य प्रदेश राज्य से ही है। काकतियों का संबंध मध्य प्रदेश से है या नहीं, ये एक प्रकार का डाउट है। बट अगर हम बात करें चालुक्यों के बारे में तो चालुक्यों के बारे में हमको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इनका संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चालुक्य। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। होलकर ने अपना राज्य कहाँ पर स्थापित किया था। ग्वालियर में किया था, नागपुर में किया था या इंदौर में किया था। तो कहाँ पर किया था इन्होंने अपना राज्य स्थापित, इंदौर में किया था। ओके, उज्जैन महाजनपद युग में निम्न में से किसकी राजधानी था। मत्स्य, अवंती, अश्मक या बज्जी। तो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, आप सबको पता ही है क्या था। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंती। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बा, अवंती। मध्य प्रदेश में प्रथम ताम्र बस्ती के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो मध्य प्रदेश में प्रथम ताम्र बस्ती के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कायता से प्राप्त हुए हैं। फिर गुर्जरा स्थल अशोक के नाम का देवना प्रियदर्शी का उल्लेख मिला है। ये उल्लेख निम्न में से किस पर उत्कीर्ण है। लघु शिलालेख पर है, स्तूप लेख पर है, स्तंभ लेख पर है या गुहा लेख पर है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि अशोक के द्वारा अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कुछ अभिलेखों का निर्माण कराया गया था, जिसमें से कुछ लघु शिलालेख मध्य प्रदेश राज्य में पाए गए हैं। उनमें से क्या है, एक गुर्जरा है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आ। ठीक है, आगे बात करते हैं हम, सिंधिया ने अपना राज्य कहाँ पर स्थापित किया, तो क्या है इसका राइट आंसर, ग्वालियर। ओके, मध्य प्रदेश में खजुराहो के विश्वविख्यात मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं ने करवाया था, परमार वंश के ने करवाया था, कलचुरों ने करवाया था, या फिर मालवा करवाया था, या चंदेल ने करवाया था। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है चंदेल। आप लोगों ने पढ़ ही रखा है। फिर हम बात करते हैं आगे, मध्य प्रदेश में आर्यों का आगमन किसके नेतृत्व में हुआ, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका, और आगे आपकी एमपी की किसी भी परीक्षा में आ सकता है। मध्य प्रदेश में आर्यों का जो आगमन हुआ था वो हुआ था महर्षि अगस्त्य के नेतृत्व में। ठीक है, एक बार फिर से याद रख लीजिएगा, इनका आगमन कहाँ पर हुआ था। देखिए महर्षि अगस्त्य के नेतृत्व में, महर्षि अगस्त्य के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में आर्यों का आगमन हुआ था। ठीक है, ये आपका काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है, ये आपका क्या है, आईएमपी क्वेश्चन है। ये जितने भी आईएमपी क्वेश्चन हैं इनकी मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा इसी की बात, उसमें आप ये सारे आईएमपी क्वेश्चन को देख लोगे। फिर देखिए गुप्तकालीन कलाकृतियों से संबंधित स्थल है, बृहत्तरे की गुफाएं, उदयगिरी की गुफाएं, बाघ की गुफाएं, या 52 गजा मूर्ति। तो 52 गजा मूर्ति नहीं है, बृहत्तरे की गुफाएं नहीं है, बाघ की गुफाएं भी नहीं है। इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है उदयगिरी की गुफाएं। ठीक है, राइट आंसर है इसका उदयगिरी की गुफाएं। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश में की गई खुदाई और खोजों से किस सभ्यता के अवशेष मिले हैं, हड़प्पा के मिले हैं। ठीक है, हड़प्पा के मिले हैं, मोहनजोदड़ो के मिले हैं, प्रागैतिहासिक के मिले हैं, या नदी सभ्यता के मिले हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है प्रागैतिहासिक सभ्यता के अवशेष मध्य प्रदेश में की गई खुदाई और खोजों से मिले हैं। प्रागैतिहासिक काल में मध्य प्रदेश की आदिम जातियां शिकार हेतु किन हथियारों का प्रयोग करती थी। ठीक है, तलवार का प्रयोग करती थी, भाले का करती थी, धनुष बाण का करती थी, या नुकीले पत्थर और हड्डियों का करती थी। तो किनका करा करती थी, ये करा करती थी नुकीले पत्थर और हड्डियों का। ओके, आगे बात करते हैं हम, बुंदेला वंश के किस शासक ने जहांगीर के कहने पर अब्बुल फजल की हत्या की थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है एमपी की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। तो देखिए बुंदेला वंश का जो शासक था वीर सिंह बुंदेला, इसकी क्या थी, जहांगीर से काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, और जहांगीर के कहने पर इसी ने अब्बुल फजल की हत्या कर दी थी, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक था। मानदाता नगरी वर्तमान ओमकारेश्वर की स्थापना किसने की थी, तो मानदाता नगरी वर्तमान ओमकारेश्वर की स्थापना की थी राजा मुचकुंद ने। ठीक है, किसने की थी, राजा मुचकुंद ने। है राजा महिष्मत के द्वारा किस नगर की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब ये सिंपल सी बात है कि राजा का नाम है महिष्मत, तो इसने अपने नाम के आधार पर महिष्मती नगरी की स्थापना की होगी। ठीक है, और ये इसका राइट आंसर है। किस नगरी की स्थापना करी थी इसने, महिष्मती नगरी की। श्री राम का छोटा भाई शत्रुघ्न का पुत्र मध्य प्रदेश के किस राज्य का राजा था। तो श्री राम का भाई शत्रुघ्न का पुत्र मध्य प्रदेश के किस राज्य का राजा था, ये विदिशा का राजा था। याद रखिएगा, ये भी आपका काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आपका काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम, सम्राट बिंदुसार ने अशोक को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया था। तो देखिए यह जो क्वेश्चन है यह है मिस प्रिंट, इसका राइट आंसर जो है वो यहाँ पर छपा ही नहीं है। ना तो कसराबाद सही है, ना ही सांची सही है, ना ही भरूच सही है, ना ही विदिशा सही है। राइट आंसर क्या है, राइट आंसर जो है वो है आपका उज्जैन। ठीक है, उज्जैन राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया था। आगे बढ़ते हैं हम, भोसले ने अपना राज्य कहाँ पर स्थापित किया था। तो भोसले ने अपना राज्य कहाँ पर स्थापित किया, इंदौर में। अशोक ने विदिशा के सृष्टि की किस पुत्री से विवाह किया था। तो अशोक ने विदिशा के व्यापारी की किस पुत्री से विवाह किया था, अशोक ने विदिशा के व्यापारी की पुत्री श्रीदेवी से विवाह किया था। ठीक है, अशोक की पत्नी का नाम इसने पूछा है। अशोक ने किन स्थानों पर स्तूपों का निर्माण नहीं कराया था। भरोत सतना में नहीं कराया था, विदिशा में नहीं कराया था, उज्जैनी में नहीं कराया था, या सांची में नहीं कराया था। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है इसका
ऑप्शन नंबर प्रश्न क्रमांक 40 का जो राइट आंसर है वो है विदिशा। यहीं पर इसने स्तूपों का निर्माण नहीं कराया था, बाकी इन सारी जगहों पर इसने स्तूपों का निर्माण कराया था। मौर्य वंश के बाद विदिशा पर किस वंश का शासन हुआ? तो किस वंश का हुआ था? शुंग वंश का शासन हुआ था। ओके। महान मौर्य शासक अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? गुर्जरा से हुआ है, पान गुराड़िया से हुआ है, सारो मारो से हुआ है, या इन सभी जगहों से हुआ है? तो देखिए इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर द, इन सभी जगहों से हुआ है। ओके। और ऐसे प्रश्नों में अक्सर आंसर जो होता है वो ये सभी ही होता है, बाई चांस गलत होता है। फिर देखते हैं विष्णु के बराह अवतार की झांकी की प्रतिमा निम्न में से किस स्थान पर पाई गई है? ग्वालियर में, खजुराहो में, उदयगिरी की गुफा में और विदिशा में पाई गई है। ठीक है, उदयगिरी की गुफा जो कि विदिशा में या फिर सांची में पाई गई है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है उदयगिरी की एक गुफा में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? उदयगिरी की एक गुफा में। क्योंकि जो गुप्त वंशीय शासक जो थे इनके द्वारा भगवान विष्णु को बहुत ज़्यादा जोर से माना गया था। बाकी और शासकों ने भी माना, लेकिन इनके द्वारा विष्णु की स्पेशल रूप से पूजा की गई थी। इन्होंने सबसे ज़्यादा मंदिर बनवाए थे। ठीक है, फिर हम बात करें किस काल में मध्य प्रदेश का एक बड़ा भूभाग गुप्त साम्राज्य का अंग था? 1000 ईस्वी से 150 ईस्वी तक, 150 से लेकर 200 ईस्वी तक, 200 से लेकर 250 ईस्वी तक, या 300 से लेकर 550 ईस्वी तक। ठीक है, 550 ईस्वी तक। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर द, 300 से लेकर 550 ईस्वी तक। यहाँ पर आपको गुप्त साम्राज्य के शासनकाल को याद रखना है। तो इतना ही शासनकाल था इसका। ठीक है, 5वीं शताब्दी तक इसने मध्य प्रदेश राज्य के, ठीक है, भारतवर्ष में शासन किया था। फिर हम बात करते हैं आगे। सम्राट अशोक ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्तंभ स्थापित नहीं करवाए थे? रूपनाथ में नहीं करवाए थे, बेसनगर में नहीं करवाए थे, पवाया में नहीं करवाए थे, या कसराबाद में नहीं करवाए थे? तो क्या है इसका राइट आंसर? राइट आंसर है इसका कसराबाद। ठीक है। गौंड वंश का अंतिम शासक कौन था? गौंड वंश का अंतिम शासक जो था वो था नाहर शाह। ठीक है, नाहर शाह जो था ये गौंड वंश का अंतिम शासक था। गुप्त वंश के किस राजा ने उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बनाया था। महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो महाकालेश्वर का मंदिर जो है ये मध्य प्रदेश राज्य की उज्जैन जिले में स्थित है, आपको पता ही होगा। मध्य प्रदेश में गौंड वंश का अंतिम शासक कौन था? नाहर शाह था। महाराजा छत्रसाल की मृत्यु के बाद मध्य प्रदेश कितनी रियासतों में बंट गया था? कितनी रियासतों में बंट गया था? ये 6 रियासतों में बंट गया था। ठीक है। तोमर वंश का अंतिम शासक कौन था? तोमर वंश का अंतिम शासक अभी आपने देखा था। तोमर वंश का अंतिम शासक कौन था? विक्रमादित्य। ठीक है। फिर यशोवर्धन कहाँ का शासक था? यशोवर्धन, देखिए यशोवर्धन किस वंश का शासक था? यशोवर्धन था ओलिकर वंश का शासक। और ओलिकर वंश का शासन कहाँ पर था? ओलिकर वंश का शासन था मंदसौर में, और मंदसौर का प्राचीन नाम क्या है? दशपुर। ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं इसका राइट आंसर क्या था? इसका राइट आंसर था दशपुर। ठीक है, मंदसौर, दशपुर। फिर देखिए निम्न में से किस राजा ने देवनाम प्रियम की उपाधि धारण की थी? तो किसने की थी? अशोक ने देवनाम प्रियम की उपाधि की धारण की थी, जिसका अर्थ होता है देवताओं के प्रिय राजा। फिर हम बात करते हैं आगे। पूछ रहा है कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? ये भी देखिए नहीं है लिखा है, लेकिन नहीं है सही है। तो कलचुरी नहीं है। देखिए इसका राइट आंसर क्या है? चालुक्य है। इससे पहले आपने ये प्रश्न देखा है। त्रिपुरी किस वंश की राजधानी थी? किसकी थी ये थी कलचुरी वंश की। त्रिपुरी एवं महिष्मती का कलचुरी राजवंश। ठीक है, हेडिंग से ही पता चलता है। गरुड़ किस वंश का राजकीय चिन्ह था? तो गरुड़ जो था ये गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था। गुप्त काल में आपने पढ़ा होगा कि गरुड़ किसका राजकीय चिन्ह था? गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था।
खजुआरो मंदिरों में स्थित पार्श्वनाथ जैन मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के किस शासक ने करवाया था? तो किसने कराया था? धंग धंग ने कराया था, गंडदेव ने कराया था, यशोवर्मन ने कराया था या हर्ष ने कराया था? तो देखिए किसने कराया था इसका निर्माण, इसने कराया था धंगदेव ने। रुद्रदामन किस वंश का शासक था? तो रुद्रदामन जो था ये शक वंश का शासक था। ठीक है, जो आपने विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमण के दौरान मध्य प्रदेश राज्य की स्थिति देखी थी, उसके अंतर्गत जो आपने शक राज्य पढ़े उनमें आपको मैंने दो वंश बताए थे। ठीक है, एक तो था आपका छहरात वंश, दूसरा था आपका करदामक वंश। इनमें से जो करदामक वंश था उसका शासक था रुद्रदामन। मध्य प्रदेश राज्य के किस राजवंश व उसकी राजधानी का जोड़ा सही नहीं है? ओलिकर वंश दसपुर सही है। क्यों? क्योंकि ओलिवर का वंश का क्षेत्र मंदसौर में ही है, मंदसौर का प्राचीन नाम दसपुर है। कलचुरी वंश त्रिपुरी ये भी सही है। बुंदेल वंश ओरछा ये भी सही है। बट परमार वंश का संबंध इंदौर से नहीं बल्कि धार से है। धार की राजधानी, परमार वंश की राजधानी क्या रही है? धार है। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। त्रिपुरी क्षेत्र आधुनिक तेवर जहाँ से बौद्ध वंश के राजाओं का शासन था मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो कहाँ पर है ये त्रिपुरी? जबलपुर में है। ठीक है, कहाँ पर है ये? जबलपुर में, आपको पता है। नागवंश शासनकालीन सिक्के मध्य प्रदेश के किस पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए वैसे तो नागवंश का शासन विदिशा एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में है, बट अगर हम बात करें तो विदिशा इसका राइट आंसर नहीं है, भोपाल नहीं है, सागर नहीं है। इसका राइट आंसर जो है वो है ग्वालियर। ठीक है, इसका राइट आंसर है ग्वालियर। नागवंश शासनकालीन सिक्के मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर पुरातत्व संग्रहालय में संभाल कर रखे गए हैं। आगे हम बात करते हैं ग्वालियर का किला तोमर वंश के अधिकार में कब से लेकर कब तक था? तो ग्वालियर का किला तोमर वंश के अधिकार में कब से लेकर कब तक था? 1350 से 1360 तक था, 1398 से लेकर 1518 तक था, 1360 से लेकर 1398 तक था, या उपरोक्त में से किसी भी में से नहीं था। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका प्रश्न है, और इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1398 से लेके 1518 तक में था। ठीक है, फिर देखिए 64वां प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न ये एमपी की हिस्ट्री से भी रिलेटेड है और इंडिया की हिस्ट्री से भी रिलेटेड है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न आपसे कभी भी किसी नेशनल एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, या जो स्टेट रिलेटेड एग्ज़ाम है वहाँ पर हिस्ट्री के जो प्रश्न बनते हैं वहाँ पर ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। पूछ रहा है कि वो कौन सा इतिहासकार था जिसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। तो अगर आपको पता होगा तो आप इस प्रश्न का सही आंसर बता पाएंगे। चलिए देखते हैं आप में से कोई इस प्रश्न का सही उत्तर देता है। तो देखिए सबसे पहली बात तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसी भारतीय के द्वारा नहीं बल्कि विदेशी के द्वारा कहा गया था। अब सुंदरलाल शर्मा नहीं थे। हेरोडोट्स का संबंध तो विदेशों से है, बट हेरोडोट्स भी नहीं थे। लेकिन अगर हम बात करें स्मिथ की तो यही वो थे जिन्होंने सबसे पहले समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की उपाधि दी थी। पूछ रहा है निम्न में से किस वंश के शासक ने नागभट्ट ने भारत में अरब आक्रमणकारियों के आक्रमण को विफल कर दिया था? ठीक है, निम्न में से वो कौन से वंश का शासक नागभट्ट था जिसने भारत में अरब आक्रमणकारियों के आक्रमण को विफल कर दिया था? तो गुर्जर प्रतिहार था, चंदेल था, परमार था, या कलचुरी था? तो आपको मैंने बताया कि गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक जो नागभट्ट था इसने भारत में अरब आक्रमणकारियों के आक्रमण को विफल कर दिया था। इसका राइट आंसर क्या है? गुर्जर प्रतिहार। आगे बढ़े जाते हैं। प्रदेश के जंगलों में ही निवास किया करती थी। देखिए अधूरा प्रश्न है ये पूछना यहाँ पर सही है। इस प्रश्न जो राइट आंसर है आपका, देखिए ये जो प्रश्न है वो राइट तरीके से इस प्रकार है कि ऐतरेय नामक ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार वो कौन सी जाति है जो कि एक समय पहले मध्य प्रदेश के जंगलों में ही निवास किया करती थी। यहाँ पर सिर्फ प्रदेश के जंगलों में ही निवास किया करती थी लिखा है। तो देखिए इसका हम इस बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर के बारे में, तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो है निषाद है। ठीक है, क्या है? निषाद। ऐतरेय नामक ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार निषाद जाति जो है ये पहले मध्य प्रदेश राज्य के जंगलों में ही निवास किया करती थी, ऐसा माना जाता है।
तोमर वंश का वो कौन सा शासक था जो कि 1526 की पानीपत की लड़ाई में बाबर की सेना से लड़ते हुए शहीद हो गया था? तो कौन सा था ये आपको पता ही है। ठीक है, चेस्टन तो जो है करदामक वंश से संबंधित है। बीर सिंह जो है ये इस वंश का संस्थापक है। मान सिंह की लड़ाई इब्राहिम लोदी से हुई थी और विक्रमादित्य जो है वो इसका राइट आंसर है। ओके, निम्न में से चंदेल वंश के किस शासक को हराकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कलिंजर के क्षेत्र को जीता था? तो कौन सा है? देखिए, कीरत सिंह सबसे लास्ट थे। कर्णदेव का संबंध कलचुरी वंश से है। गंडकी पहले के शासक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम के ये नहीं थे। हाँ, परिमार्दी देव की लड़ाई कुतुबुद्दीन ऐबक से हुई थी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। परमार वंश के उस शासक का नाम बताइए जिसको हराकर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने परमार साम्राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। तो परमार वंश के अंतिम शासक का नाम क्या था? महकाल देव था। सीधी सी बात, परमार वंश के अंतिम शासक का नाम क्या था? महकाल देव। फिर देखिए, चेदी महाजनपद को किस वंश के शासकों द्वारा अपने साम्राज्य में मिला लिया गया था? नंद वंश के शासकों द्वारा, नाग वंश के शासकों द्वारा, गुप्त वंश के शासकों द्वारा या कारुस वंश के शासकों द्वारा? तो देखिए, गुप्त इसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि चेदी महाजनपद के अंतर्गत गुप्त नहीं थे। कारुस भी नहीं है, नाग भी नहीं है। बट हाँ, मैंने आपको बताया था कि जो चेदी महाजनपद थी इसको नंद वंश के शासक महापद्मानंद ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था, इसकी परिस्थितियों का लाभ उठाकर। ठीक है, विषम परिस्थितियों का लाभ उठाकर। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आ। अवंती महाजनपद को किस वंश के शासकों द्वारा अपने साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो किस वंश के शासकों द्वारा मिलाया गया था? अवंती महाजनपद को मिलाया गया था नाग वंश के शासकों द्वारा। नाग वंश का जो शासक शिशुनाग था, इसने अवंती महाजनपद को अपने साम्राज्य में मिला लिया था और यहाँ पर अवंती दिया नहीं है। चलिए, निम्न में से किस क्षेत्र में एक समय पहले पांडव वंश के राजाओं का शासन था? बुंदेलखंड में था, बघेलखंड में था, महाकौशल में था या मेकाल में था? ठीक है, अच्छा, बुंदेलखंड में किसका शासन था? बुंदेलखंड में जिसका शासन था वो था आपका चंद्रवंश। ठीक है, बुंदेलखंड में चंद्रवंश का शासन था। बघेलखंड में कारुष वंश का शासन था। महाकौशल में शैल वंश का शासन था। कलचुरी वंश का भी शासन महाकौशल में था। लेकिन अगर हम बात करें पांडव वंश की तो इनका शासन था मेकाल में। सीहोर का प्राचीन नाम क्या है? खानदेश है, काकनाद है, निजाम मशरिक है या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, सीहोर का प्राचीन नाम जो था वो क्या है? सीहोर का प्राचीन नाम था निजाम मशरिक। ये आपने मध्य प्रदेश राज्य के जो प्रमुख नगर हैं उनके प्राचीन नामों में देखा होगा। मध्य प्रदेश के किस राजवंश ने कुषाणों के विरोध के लिए 10 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था? ठीक है, ओलिगर वंश के शासकों ने किया था, परिव्राजक वंश के शासकों ने किया था या कलचुरी वंश के शासकों ने किया था, या कचोरी लिखा हुआ है, या नाग वंश के शासकों ने किया था? तो किसने किया था? देखिए, इसका राइट आंसर जो है वो है नागवंश। मैंने आपको बताया था कि जो नागवंश के शासक थे ये कुषाण वंश के शासकों के समकालीन थे और इन्होंने अपने शासनकाल में कुषाण वंश के शासकों का अत्यधिक विरोध किया, उनका उन्मूलन किया और उनको ही खुली चुनौती देने के लिए इन्होंने अपने शासनकाल में 10 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन भी किया था। आगे हम बात करते हैं, निम्न में से किस राजवंश ने मध्य प्रदेश के पन्ना क्षेत्र में शासन किया? ठीक है, उत्कल्प ने तो त्रिपुरी एवं महेशपति में किया। मैत्रक मध्य प्रदेश का है ही नहीं है, गुजरात का है। कच्छप घाट की 3 शाखाएं थी, ग्वालियर, नरवर और एक और कौन सी थी? चलिए कमेंट कर कर बताइएगा, मैं ही बता देता हूँ। ग्वालियर, नरवर और इसके अलावा इसकी एक शाखा थी ध्रुवकुंड जो कि ग्वालियर के ही दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है परिभ्राजक। ठीक है, परिभ्राजक। निम्न में से कच्छाप घाट वंश की वो कौन सी शाखा जो कि मध्य प्रदेश राज्य की एक प्राचीन ऐतिहासिक नगरी है एवं इसका वर्णन महाभारत में भी है? बताइए कौन सा है? ग्वालियर है, ध्रुवकुंड है या नरवर है? तो कौन सी है? देखिए, इसका राइट आंसर जो है वो है नरवर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है नरवर। नरवर जो है यह मध्य प्रदेश राज्य की एक प्राचीन ऐतिहासिक नगरी है जिसका
वर्णन हमको महाभारत में ही मिलता है, और महाभारत में इसको किस नाम से संबोधित किया गया है आप कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। फिर निम्नलिखित में से राजस्थान का वो कौन सा वंश है जिसका एक समय पहले मध्य प्रदेश के मंदसौर क्षेत्र में भी शासन था? ठीक है, राजपूतों का था, चौहानों का था, ठीक है, या इनमें से किसी भी नहीं का था, या गोहिल का था? तो देखिए क्या है इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर है गोहिल। जो आपका गोहिल वंश है इसका संबंध मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर क्षेत्र में भी था एक समय पहले, ठीक है। और ये कहाँ का वंश था आप बताइएगा, राजस्थान में कहाँ का ये वंश था? फिर देखिए शुंग विरोधियों, सातवाहनों एवं चेदियों की बढ़ती हुई शक्ति पर लगाम लगाने के लिए पुष्यमित्र शुंग ने अपने किस पुत्र को विदिशा का प्रांतपति बनाकर भेजा था? ठीक है, विश्वामित्र को, अग्निमित्र को, प्रभुनाथ को या हस्तिन को? हस्तिन तो आपका परिव्राजक वंश का एक शासक था, ठीक है, विश्वामित्र। तो क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर जो है वो है अग्निमित्र, ठीक है। अग्निमित्र को ही उसने विदिशा का प्रांतपति बनाकर भेजा था। आगे हम बात करते हैं सातवाहन वंश के शासकों के सबसे शक्तिशाली शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी के सिक्के मध्य प्रदेश राज्य के किस स्थान पर पाए गए हैं? महाकौशल में, अवंती में, मालवा में या बुंदेलखंड में? तो इसके सिक्के कहाँ पाए गए हैं? इसके सिक्के पाए गए हैं उज्जैन में, और उज्जैन कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है मालवा में। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। राष्ट्रकूट वंश के शासक का नाम बताइए जिसने त्रिपुरी के कलचुरी राजवंश की राजकन्या बेजम्बा से विवाह कर कलचुरी एवं राष्ट्रकूट वंश को समीप लाने का प्रयास किया था। तो कौन है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय ने कलचुरी राजवंश की राजकन्या बेजम्बा से विवाह कर कलचुरी वंश एवं राष्ट्रकूट वंश को नज़दीक लाने का प्रयास किया। फिर देखिए निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य के वंश का शासन मालवा के पश्चिमी भागों पर भी था, ठीक है। बताना है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य का वो कौन सा राजवंश है जिसका संबंध मालवा के पश्चिमी भागों पर भी था। मतलब पूछ रहा है वो कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के पड़ोसी, ठीक है, कौन सा वो पड़ोसी राज्य है जिसका एक वंश का संबंध मालवा के पश्चिमी भागों पर भी था। तो देखिए छत्तीसगढ़ सही है, महाराष्ट्र सही है, उत्तर प्रदेश सही है, या राजस्थान सही है, या गुजरात सही है। 5 ऑप्शन इसने दे दिए और ये पांचों के पांचों हैं, इनकी सीमा मध्य प्रदेश राज्य से लगती है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है वो है गुजरात, ठीक है। गुजरात राज्य का जो वल्लभी नगर है वहाँ का जो मैत्रक वंश है इसका शासन एक समय पहले मालवा के पश्चिमी भागों पर भी था, ठीक है। और अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ में नलवंश था हमारा, ठीक है। राजस्थान में गोहिल वंश था। आगे देखिए 8वीं शताब्दी में महाकौशल के पश्चिमी भाग में निम्न में से किस वंश का उदय हुआ? नल वंश का उदय हुआ, शैल वंश का उदय हुआ, कलचुरी का हुआ या मैत्रक वंश का हुआ? तो मैत्रक तो आपका गुजरात का है, ये आपको पता चल ही गया, ठीक है। नल वंश जो है आपका छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा से संबंधित है, शैल वंश आपका एमपी का ही है, और कलचुरी वंश जो है वो भी एमपी का ही है। तो छत्तीसगढ़ वाला कौन सा है? देखिए 8वीं शताब्दी में महाकौशल के पश्चिमी भाग में निम्न में से किस वंश का उदय हुआ था? शैल वंश का उदय हुआ था। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। ओके, तो ये हो जाता है आपका क्या, मध्य प्रदेश राज्य का प्राचीन इतिहास पूरी तरीके से समाप्त। मैंने आपको मध्य प्रदेश राज्य का प्राचीन इतिहास पूरी तरीके से पढ़ा दिया, और प्राचीन इतिहास पर आधारित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो भी सारे मैंने आपको बता दिए। अब हमारा मध्य प्रदेश राज्य का मध्यकालीन इतिहास शुरू होगा, और इसके बाद हम मध्यकालीन इतिहास की भी कुछ इसी तरीके से चर्चा करेंगे। फिर हम इसके बाद बात करेंगे आधुनिक कालीन इतिहास के बाद, ठीक है। और ऐसे ही हम लगातार अपनी इस यात्रा को जारी रखते रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए एक वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। और अपने सभी दोस्तों के मध्य इसको शेयर भी कर दीजिएगा, और इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सब बने रहिए वंदे भारत के साथ।